नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी के बारे में। ये वो संस्था है जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को लीड किया। पर क्या कभी सोचा है कि इसकी नींव किसने रखी? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इसकी नींव एक ब्रिटिश अधिकारी ने रखी थी। और तो और इसका शुरुआती मकसद आज़ादी मांगना था ही नहीं। है ना दिलचस्प? तो चलिए आज इसी विरोधाभासों से भरी कहानी को समझते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने इस संस्था की शुरुआत की, वो संस्था जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी आवाज बनी। जवाब शायद वो नहीं है जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं, और यहीं से कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है। जी हाँ, इसकी स्थापना की थी एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। तारीख थी 28 दिसंबर 1885। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक अंग्रेज जिसने अपनी पूरी जिंदगी ब्रिटिश राज के लिए काम किया, वही भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी संस्था की नींव रख रहा है। ये जो विरोधाभास है ना, यही कांग्रेस की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक अनपेक्षित शुरुआत। जैसा हमने कहा, ये शुरुआत कई मायनों में हैरान करने वाली थी, खासकर जब हम इसके शुरुआती लक्ष्यों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज़ादी की लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। कांग्रेस बनाने का शुरुआती मकसद ये था ही नहीं। असल में लक्ष्य तो ये था कि भारत के जो पढ़े लिखे एलीट लोग हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां से वो पिटीशंस और डिस्कशंस के जरिए ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकें। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसे एक तरह का सेफ्टी वॉल्व समझा गया, ताकि भारतीयों का गुस्सा किसी बड़े विद्रोह में ना बदल जाए। और शायद यही वजह थी कि ए.ओ. ह्यूम को उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन से इसकी परमिशन भी बड़ी आसानी से मिल गई। तो आइडिया तो बन गया, लेकिन इसे हकीकत में कैसे बदला गया? वो जो पहली ऐतिहासिक मीटिंग हुई, उसमें कौन लोग थे, कहाँ मिले? यही है हमारा अगला हिस्सा। पहली सभा, कौन, कहाँ और क्यों? इतिहास ना अक्सर छोटी छोटी घटनाओं से अपनी दिशा बदल लेता है। ये पहली मीटिंग पुणे में होनी तय थी, लेकिन बिल्कुल आखिरी समय पर शहर में हैजा यानी कॉलेरा फैल गया। तो बस आनन फानन में जगह बदलनी पड़ी और मीटिंग हुई मुंबई में, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। तो तारीख थी 28 दिसंबर 1885 और जगह थी बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहाँ 72 डेलीगेट्स इकट्ठा हुए। इसकी अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और बस इसी दिन से भारत के पॉलिटिकल इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, आलोचनाओं का दौर। एक तरफ कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर कोई इससे खुश था। बहुत जल्द ही कांग्रेस को दोनों तरफ से आलोचना झेलनी पड़ी, अंग्रेजों से भी और खुद भारतीयों से भी। और सबसे पहली आलोचना पता है कहाँ से आई? वहीं से जहां से इसे शुरू करने की मंजूरी मिली थी। वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, जिन्होंने ह्यूम को हरी झंडी दिखाई थी, कुछ ही समय बाद कहने लगे कि कांग्रेस तो बस माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यानी एक बहुत ही छोटे पढ़े लिखे तबके की संस्था है। शायद उन्हें यह एहसास होने लगा था कि जिस संस्था को वो एक सेफ्टी वॉल समझ रहे थे, वो धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। इसके बाद आए लॉर्ड कर्जन। उनका हमला तो और भी तीखा था। उन्होंने कहा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि मैं इसे शांति से खत्म होने में मदद करूं। इन बयानों से एक बात तो साफ थी कि ब्रिटिश हुकूमत अब कांग्रेस को एक सहयोगी नहीं बल्कि एक बढ़ता हुआ खतरा मानने लगी थी। लेकिन चुनौती सिर्फ बाहर से नहीं थी, अंदर से भी आ रही थी। भारत की ही जो गरम दल के राष्ट्रवादी नेता थे, उन्हें कांग्रेस के ये नरम रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। क्रांतिकारी विचारक अरबिंदो घोष ने तो इसे भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट तक कह दिया। उनका मानना था कि सिर्फ याचिकाएं देने से आज़ादी नहीं मिलने वाली। और बाल गंगाधर तिलक ने इसी बात को और साफ करते हुए कहा कि कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकार का दावा करने के बीच का फर्क समझना होगा। इससे पता चलता है कि भारत के अंदर ही एक ज्यादा मुखर और आक्रामक राष्ट्रवाद की मांग तेजी से बढ़ रही थी। तो ये सारी आलोचनाएं हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती हैं, और यही है हमारा चौथा हिस्सा। कौन थे शुरुआती नेता? आखिर ये लोग थे कौन? उनका सोशल बैकग्राउंड क्या था जो उनके नरम तरीकों की एक वजह हो सकता है? अगर हम शुरुआती डेलीगेट्स के कॉम्पोजिशन को देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। लगभग 90% हिंदू थे, और उनमें भी ज्यादातर ऊंची जातियों के वकील, डॉक्टर और जमींदार। मुस्लिम प्रतिनिधित्व सिर्फ 6.5% था।
ये दिखाता है कि शुरुआत में कांग्रेस आम जनता की नहीं बल्कि एक छोटे शहरी और पढ़े लिखे एलीट क्लास की आवाज थी। लेकिन हाँ, कांग्रेस इस सच्चाई को समझ रही थी और उन्होंने अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश भी की। इसका असर भी दिखा। पहले सेशन में जहां सिर्फ 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे, वहीं दूसरे सेशन में ये संख्या बढ़कर 33 हुई और चौथे सेशन तक तो ये आंकड़ा 221 पर पहुंच गया। ये दिखाता है कि कांग्रेस को एक ज्यादा समावेशी, मतलब इंक्लूसिव संगठन बनाने की एक सचेत कोशिश चल रही थी। पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो लगभग ना के बराबर था। साल 1890 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस सेशन को संबोधित किया। उनका वहां होना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन ये इस कड़वी सच्चाई को भी दिखाता है कि वो एक अपवाद थीं, कोई नियम नहीं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, मील के पत्थर और बदलाव। इन शुरुआती आलोचनाओं और चुनौतियों ने कांग्रेस को बदलने पर मजबूर किया। उसने धीरे धीरे खुद को एक एलीट ग्रुप से एक नेशनल मूवमेंट में बदलना शुरू किया। आइए देखते हैं कि ये बदलाव कैसे आया। अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए कांग्रेस ने जानबूझकर लीडरशिप में डाइवर्सिटी दिखाई। 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। ठीक अगले ही साल 1888 में जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश अध्यक्ष बने और फिर 1917 में एनी बेसेंट ने पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया। ये एक साफ संदेश था कि कांग्रेस किसी एक धर्म या समुदाय की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। कांग्रेस अपने सालाना अधिवेशन जानबूझकर भारत के अलग अलग शहरों में करती थी, कभी बॉम्बे, कभी कलकत्ता, तो कभी मद्रास, और अध्यक्ष हमेशा उस प्रांत के बाहर का चुना जाता था जहां अधिवेशन हो रहा होता था। इसका मकसद था एक पैन इंडिया, एक अखिल भारतीय सोच पैदा करना, यह दिखाना कि नेता किसी एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। और कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। सालों बाद 1927 में पटना के बांकीपुर अधिवेशन में संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक यानी फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस घोषित किया गया। लेकिन इस कहानी का अंत एक बहुत गहरे सवाल पर होता है। महात्मा गांधी का एक सुझाव था जो सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा था, मेरा सुझाव है कि आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। तो हम आज का ये विश्लेषण इसी बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। गांधी जी का ये सुझाव इतना महत्वपूर्ण क्यों था? शायद इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि कांग्रेस एक आंदोलन के रूप में पैदा हुई थी जिसका एक ही लक्ष्य था, आज़ादी। उन्हें शायद ये डर था कि आज़ादी मिलने के बाद ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर सत्ता के संघर्ष में उलझ जाएगी और अपने उन आदर्शों को भूल जाएगी जिनके लिए वो बनी थी। क्या उनका ये डर सही साबित हुआ? ये सवाल कांग्रेस की ऐतिहासिक जड़ों को आज़ाद भारत में उसकी भूमिका से जोड़ता है और हमें इसकी विरासत पर आज भी सोचने पर मजबूर करता है।